हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों कैसे हैं आप लोग? चलो, क्या देख रहे थे? सीबीएसई 12th ईयर लॉन्ग में यूनिट नंबर 1 का 3rd चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन देख रहे थे, जिसमें आज की क्लास में हम इस चैप्टर को खत्म करके जाएंगे क्योंकि बहुत कुछ नहीं है इसके अंदर। दूसरी बात हम लोगों ने देखा क्या था अभी तक? देखो, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हम लोगों ने अभी तक इंट्रोडक्शन देखा, रिप्रोडक्शन होता क्या है ये देखा, सेक्सुअल एसेक्सुअल से डिफर कैसे करता है ये देखा। सेक्सुअल में हम लोगों ने ये कहा कि इफ वी वांट टू प्रोसीड अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देन वी हैव टू देयर शुड बी इन्वॉल्वमेंट ऑफ 2 पेरेंट्स, एक मेल पेरेंट एक फीमेल पेरेंट। तो मेल पेरेंट के अंदर क्या है? मेल बॉडी के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का होना जरूरी है, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का बना हुआ है। वो ऑर्गन्स मेल गैमीट का प्रोडक्शन करेंगे। सिमिलरली यही बात फीमेल की बॉडी पर भी अप्लाई होती है। मेल बॉडी के अंदर मेल गैमेट स्पर्म प्रोड्यूस होगा, फीमेल बॉडी के अंदर फीमेल गैमेट ओवा प्रोड्यूस होगा। स्पर्म ओवा के पास आएगा, उसको फर्टिलाइज करेगा और जायगोट बन जाएगा। आज हमें पढ़ना है इम्प्लांटेशन। मतलब मैं जो भी टॉपिक पढ़ा रही हूं ना, ये कलेक्टिवली मैं पढ़ाती जाऊंगी और बोलती जाऊंगी। आप इससे अलग टॉपिक भी कंसिडर कर सकते हो और एक होल लेक्चर भी पूरा ले सकते हो। जैसे जायगोट बना है, फर्टिलाइजेशन कहाँ हुआ? एम्प्यूला ऑफ फैलोपियन ट्यूब। अब वो जो जायगोट बना है, वो जो एक सिंगल सेल डिप्लॉयड बॉडी बनी है, उसको स्टमक से ट्रेवल करके यूट्रस में आके इम्प्लांट होना पड़ेगा। कुछ ऐसे अपने अंदर चेंजेस करने पड़ेंगे कि वो यूट्रस के एंडोमेट्रियम के साथ चिपक जाए। जब तक वो यूट्रस के एंडोमेट्रियम के साथ नहीं चिपकेगा, प्रेगनेंसी नहीं डिक्लेयर्ड होगी। बात क्लियर हुई? अब कैसे होगा आगे देखते चलते हैं। पहले मैं हेडिंग डालती हूं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में जो टॉपिक हम लोगों को देखना है आज, वो कौन सा है? इम्प्लांटेशन। एक बार मैं टॉपिक का ओवरव्यू बता देती हूं। इम्प्लांटेशन, ठीक है। फर्टिलाइजेशन हो गया है, फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट जायगोट बन गया है। अब आपको उसको कन्वर्ट करना है, ठीक है। इम्प्लांटेशन हो गया। अब जायगोट का डेवलपमेंट किस में होगा? एम्ब्रियो में। तो एम्ब्रियोजेनेसिस, ठीक है। एम्ब्रियोजेनेसिस के बाद जो एम्ब्रियो बनेगा वो मदर से क्या होगा? अटैच होगा प्लेसेंटा के थ्रू। तो थोड़ा बहुत प्लेसेंटा के बारे में पढ़ना है, ठीक है। अब 9 मंथ तक एम्ब्रियो डेवलप हुआ, मतलब जो मदर का प्रेगनेंसी पीरियड होता है, जो गेस्टेशन पीरियड होता है, वो 9 मंथ का होता है। अब डिलीवरी का टाइम आया है, पार्चुरेशन, ठीक है। तो गेस्टेशन, ठीक है, फॉलोड बाय पार्चुरेशन, मतलब डिलीवरी ऑफ बेबी फ्रॉम द वेजाइनल ओपनिंग ऑफ फीमेल। दैट्स व्हाई वेजाइनल ओपनिंग इज कॉल्ड बर्थ कैनाल। एंड फाइनली जब बच्चा पैदा हो गया है तो बच्चे के लिए सिर्फ मदर का मिल्क ही सबसे महत्वपूर्ण, सबसे जरूरी है। उसके अलावा आप बच्चे को कुछ दे नहीं सकते और वो डाइजेस्ट भी नहीं कर पाएगा। तो लैक्टेशन, ठीक है। लैक्टेशन मतलब डिपेंडेंस ऑफ चाइल्ड ऑन मदर्स मिल्क, एंड लैक्टेट मतलब मिल्क, ठीक है। तो पहले टॉपिक आएगा इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन में क्या होता है? जैसे एम्प्यूला ऑफ फैलोपियन ट्यूब में क्या होता है? फर्टिलाइजेशन। एम्प्यूला ऑफ फैलोपियन ट्यूब में क्या होता है? फर्टिलाइजेशन बिटवीन स्पर्म एंड ओवा। बिटवीन स्पर्म एंड ओवा। रिजल्ट में क्या बनेगा? जायगोट। अब इस जायगोट को क्या करना है? हमें यूट्रस के साथ इंप्लांट करना है, यूट्रस के एंडोमेट्रियम के साथ क्या है? जोड़ना है। अब जायगोट इनिशियली कैसा है? बिल्कुल एक छोटा सा सिंगल सेल्ड आपका डिप्लॉयड बॉडी है। अब जायगोट क्या करेगा? अपने आप को ट्रांसफॉर्म करेगा। जायगोट क्या करेगा? अपने आप को ट्रांसफॉर्म करेगा। पहली बात तो और एक चीज देखने की कि जब जायगोट बनता है तो उसके 4 से 5 दिन बाद
वो यूट्रस में आकर इम्प्लांट होता है। मतलब जायगोट बना और जब तक 5वां 6ठा दिन नहीं आता, जायगोट और डिवाइड करेगा और अपने आप को इतना ट्रांसफॉर्म कर लेगा कि यूट्रस उसको क्या करे, एक्सेप्ट करे और अडेयर कर पाए। ठीक है, सो जायगोट which is a single celled diploid body undergoes transformation या आप कह सकते हो repeated divisions, undergoes transformation that is repeated cell division. Zygote is itself a cell divisions. ठीक है, अब क्या होता है, जैसे सिंगल सेल जाइगोट है, ये 2 में कन्वर्ट हो गया, भाई ऑब्वियसली इट विल अंडरगो माइटोटिक डिवीजन, बाय इट विल अंडरगो मियोटिक डिवीजन, फिर क्या हो गया, 4 हो गया। ठीक है, 4 से 8 हो गया, फिर 16 हो गया। तो जाइगोट क्या करता है, रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन करता है और 2 सेल्ड, 4 सेल्ड, 8 सेल्ड और 16 सेल्ड स्टेज में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। और ये 8 to 16 सेल्ड स्टेज जाइगोट की कहलाती है मोर्यूला। क्या कहलाती है, मोर्यूला। मैं लिखती हूं कि जाइगोट क्या है, जाइगोट अंडरगो रिपीटेड mitotic divisions. Zygote undergoes repeated mitotic division and convert itself into 2-celled, 4-celled, 8 या 16 celled stage. 2, 4, 8, 16 celled stage. ठीक है, बात क्लियर हुई, बात समझ में आई। अब देखो 8 to 16 celled stage of zygote is called morula. Celled stage of zygote is morula या इज कॉल्ड एज मोर्यूला। बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में काफी बार क्वेश्चन पूछेंगे क्योंकि इस चैप्टर में से 5 से 6 क्वेश्चन आते ही आते हैं। ज्यादातर प्लेसेंटा, मेल रिप्रोडक्टिव, फीमेल और ये जाइगोट से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत पूछे गए हैं। हार्मोन्स के नाम पूछ सकते हैं। सेल ऑफ जाइगोट इज कॉल्ड मोर्यूला। ठीक है, अब क्या हो गया, जाइगोट से कौन सी स्टेज आ गई, मोर्यूला। अब हम लोग मोर्यूला को लेंगे। अब मोर्यूला क्या करेंगे, मोर्यूला अगेन अंडरगोस रिपीटेड डिवीजन। ठीक है, अंडरगोस repeated divisions and form a structure called as blastocyst. अब देखो, जैसे मैंने कहा ये जाइगोट है, ये आपका मोर्यूला है, ये मान लो ये मोर्यूला है। ठीक है, अब ये मोर्यूला और डिवाइड करके ब्लास्टोसिस्ट बना गया।
तो ब्लास्टोसिस्ट तो क्या है, एक बॉडी है, एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसके अंदर जो सेल्स हैं, मतलब ब्लास्टोसिस्ट के अंदर के जो सेल्स होंगे वो ब्लास्टोमेयर्स कहलाएंगे। तो सेल्स विद इन इट, या जो इनको बनाता है, कॉल्ड एज ब्लास्टोमेयर्स, ठीक है। ब्लास्टोमेयर्स मतलब क्लस्टर्स ऑफ सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स विच कॉन्स्टिट्यूट अ ब्लास्टोसिस्ट। अब क्या होगा, ये जो ब्लास्टोमेयर्स हैं ये अपने आप को अरेंज करेंगे एक आउटर लेयर में और एक इनर लेयर में, ठीक है। जो ब्लास्टोमेयर है वो अपने आप को अरेंज करेंगे आउटर लेयर में और इनर लेयर में। आउटर जो लेयर होगी वो प्रॉपरली यूनिफॉर्म तरीके से अरेंज्ड होंगी, जिस लेयर को आप ट्रोफोब्लास्ट कहोगे। और जो अंदरूनी लेयर है वो बहुत ज्यादा वेल डिफाइंड नहीं होगी, बहुत ज्यादा ब्यूटीफुली डिजाइन नहीं होगी, सिर्फ एक क्लस्टर्स ऑफ गुच्छा ऑफ सेल्स मिलेगा, जिससे आप इनर सेल ऑफ मास कहोगे, ठीक है। तो कैसे कहेंगे कि ब्लास्टोमेयर्स विद इन ब्लास्टोसिस्ट अरेंज इटसेल्फ, यहां लिख देती हूं स्टूडेंट्स ऊपर, अरेंज इटसेल्फ इनटू टू फॉर्म्स, into two forms, outer uniform layer which is called trophoblast, और इनर मास ऑफ सेल, ठीक है। डायरेक्टली लिख देती हूं मैं, इनर मास ऑफ सेल मतलब कुछ ऐसा होगा कि ये तो ट्रोफोब्लास्ट हो गई और ये इनर मास ऑफ सेल हो गए। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये ब्लास्टोमेयर्स का बना हुआ है और कहलाएगा क्या, ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, बात क्लियर हुई। अब जब ब्लास्टोसिस्ट की कंडीशन आ गई है, ट्रोफोब्लास्ट बन गया है, इस समय में क्या होता है, 4-5 दिन निकल जाते हैं। अब इन द फॉर्म ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, जाइगोट इन द फॉर्म ऑफ ब्लास्टोसिस्ट फाइनली रीचेस द यूट्रस। और होगा कैसे कि जो ट्रोफोब्लास्ट है, जो ब्लास्टोसिस्ट की मतलब जो जाइगोट का ट्रांसफॉर्म करके ब्लास्टोसिस्ट आया है, उसकी जो ट्रोफोब्लास्ट होती है वो अपने आप को क्या करती है, जो एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस उससे क्या करती है, चिपका लेती है, अडहियर कर लेती है। जब वो चिपक जाएगा तो फीमेल में प्रेगनेंसी क्या हो जाएगी, कंफर्म हो जाएगी, ठीक है। शुड आई रब दिस पोर्शन स्टूडेंट्स? उसके बाद मैं यहां लिख रही हूं स्टूडेंट्स, ट्रोफोब्लास्ट attaches with good adherence to the endometrium of the uterus, और अटकना, अडेयर होना मतलब इम्प्लांटेशन, क्या कहलाएगा, इम्प्लांटेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, इम्प्लांटेशन, ये वाली क्या बात हो गई, ये आपकी इम्प्लांटेशन की बात हो गई। अब देखो, सपोज करो ये यूट्रस है, मैं नॉर्मल डायग्राम बना रही हूं, ठीक है। ये यूट्रस की एंडोमेट्रियम है, जितनी थिक होगी उतना ही फीमेल की प्रेगनेंसी सक्सेसफुल होगी, अच्छे से हो पाएगी, ठीक है। अभी क्या इम्प्लांट हो गया, ये
ट्रोफोब्लास्ट है, ठीक है, ये इनर मास ऑफ सेल है। बात क्लियर? ये क्या है? ब्लास्टोसिस्ट है। जायगोट इन द फॉर्म ऑफ ब्लास्टोसिस्ट गेट इम्प्लांटेड अलोंग विद द एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस। ये यूट्रस है, ये एंडोमेट्रियम है, ठीक है। अब जो डेवलपिंग जायगोट है या आप इसे डेवलपिंग एम्ब्रियो कह सकते हो, ये जिंदा कैसे रहेगा? ऑब्वियसली नरिशमेंट लेकर, अच्छे चीजों को लेकर, बेकार चीजों को निकाल के, गैसेस को लेकर। तो ये जो ब्लास्टोसिस्ट है, अब ये ब्लास्टोसिस्ट फाइनली किसमें कन्वर्ट होने लग जाएगा? एम्ब्रियो में। नाउ यू कॉल्ड इट एज एम्ब्रियो। ब्लास्टोसिस्ट जो कि इंप्लांट हो चुका है, अब आप इसे एम्ब्रियो कह सकते हो। अब आप क्या करोगे? एम्ब्रियो के डेवलपमेंट देखोगे, ठीक है। तो इसको लिखते हैं, नाउ हेयर आफ्टर implantation structure is called as embryo. Structure called as, should I rub this portion students? Should I rub it? Structure called as embryo. ठीक है। अब ये एम्ब्रियो क्या करेगा? डेवलप होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा। देखो, सबसे पहले मतलब एम्ब्रियो के डेवलपमेंट से पहले हम लोग एक प्लेसेंटा का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। ये स्ट्रक्चर आ गया है यूट्रस के अंदर। अब इसको जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? नरिशमेंट चाहिए। ये किसके अंदर बैठा हुआ है? मदर के अंदर बैठा हुआ है। डायरेक्ट इंटीमेट कनेक्शन किससे है? एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस से। तो कुछ ऐसा कनेक्शन क्रिएट होगा, कुछ ऐसा इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर क्रिएट होगा कि जो बेबी है, जो न्यूबॉर्न बेबी है, जो बनने वाला है, वो मदर से क्या करेगा? वाया यूट्रस नरिशमेंट को लेता जाएगा। एंड दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज प्लेसेंटा। कहने का क्या मतलब है भाई? डेवलपमेंट तो तब करेगा ना जब कुछ खाने पीने को मिलेगा। तो एम्ब्रियो डेवलपमेंट से पहले हमें एक जंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा कि मुझे खाना भी मिलता जाए और मैं डेवलप भी करती जाऊं। So this embryo, या अब आप फीटस भी कह सकते हो, creates a connection with the mother। अब मदर के तो यूट्रस में बैठा हुआ है, तो ऑब्वियसली वाया यूट्रस ही करेगा, वाया यूट्रस। This embryo creates a connection with the mother via uterus to get nourishment for its survival. इसलिए बोलते हैं प्रेग्नेंट वुमेन को अपना बहुत ध्यान रखना चाहिए, कुछ भी गलत नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो जो भी खाएगी डायरेक्ट उसके बच्चे को मिलेगा। तो बहुत ही हेल्दी, डाइटफुल और बहुत ही नरिश्ड फूड खाना चाहिए, ठीक है, टू गेट नरिशमेंट फॉर सर्वाइवल। This embryo creates a connection with the mother via uterus to get nourishment for the survival. ठीक है, ये बात क्लियर हुई। अब क्या क्रिएट होता है, किस तरीके से क्रिएट होता है देखना। जो आपका ट्रोफोब्लास्ट होता है, ये जो आपका ट्रोफोब्लास्ट है, ये अपने अंदर से स्मॉल स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकालता है, जिसको कोरियोनिक विलाई कहते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? कोरियोनिक विलाई। और जो आपका मदर का यूट्रस है या मदर की एंडोमेट्रियम है, उसके साथ जाके क्या वो भी क्या करता है? कुछ ऐसे ही इंटीमेट कनेक्शंस निकालेगा। और ये जो दोनों का कनेक्शन है, ये क्या कहलाएगा? प्लेसेंटा। ठीक है, तो कनेक्शन कैसा होगा? फीटल साइड से भी होगा, फीटल प्लेसेंटा भी होगा। ठीक है, कैसा होगा स्टूडेंट्स? फीटल प्लेसेंटा भी होगा और मैटरनल प्लेसेंटा भी होगा। बात समझ में आ रही है? देखो, फीटल साइड से कौन बनाएगा? ट्रोफोब्लास्ट की जो आउटर लेयर है वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकालते हैं, जिसको आप कोरियोनिक विलाई कहते हो।
थोड़ी बहुत फिंगर लाइक प्रोजेक्शन यूट्रस से भी निकलती है और आपस में क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। इस पूरे जुड़ने वाले स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा। ठीक है, शुड आई रब दिस पोर्शन स्टूडेंट्स, शुड आई रब इट? इसके बारे में लिखते हैं हम लोग। देखो, कनेक्शन बिटवीन fetus and mother's uterus is by placenta. Is by placenta. ठीक है, अब क्या होगा, how this placenta formed? प्लेसेंटा फॉर्मेशन। प्लेसेंटा फॉर्मेशन कैसे होगा, देखो, ट्रोफोब्लास्ट आउटर सरफेस फॉर्म फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, बिल्कुल उंगली की तरह, जैसे ये है ट्रोफोब्लास्ट तो ये ऐसे खुल गई। ठीक है, फॉर्म फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस एंड गेट इंटीमेट विद द यूट्रस। इंटीमेट विद द यूट्रस। Resultant structure placenta. Structure placenta. तो आप क्या ऐसे कंसीडर करो, सिंपल, जैसे ये आपका यूट्रस है, ये आपका एम्ब्रियो है। ठीक है, तो ये क्या होगा, आपका प्लेसेंटा। अब क्या होता है, ये प्लेसेंटा ऐसे ये सॉफ्ट टिश्यू स्ट्रक्चर की फॉर्म में है, पर ये पूरा ऐसे चिपक नहीं जाता है एम्ब्रियो से। ठीक है, ये क्या करता है, प्लेसेंटा अपने अंदर से एक स्ट्रिंग निकालता है, एक रॉड शेप स्ट्रक्चर निकालता है जिसको अम्बिलिकल कॉर्ड कहते हैं। इस अम्बिलिकल कॉर्ड से प्लेसेंटा क्या करता है, देखो, मदर से जो भी चीजें आई वाया प्लेसेंटा वाया अम्बिलिकल चाइल्ड को मिल गई। तो ये जो ओवरऑल प्लेसेंटा अलोंग विद अम्बिलिकल कॉर्ड काम क्या कर रहा है, नरिशमेंट का, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एग्जिट आउट ऑफ वेस्ट मटेरियल। ठीक है, तो क्या कह सकते हैं, ये जो प्लेसेंटा है गिव्स अ स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर gives a string like structure that attaches with the fetus called as umbilical cord. umbilical cord. ठीक है स्टूडेंट्स, शुड आई रब दिस? हम लोग रोल ऑफ प्लेसेंटा के बारे में पढ़ेंगे। प्लेसेंटा का रोल क्या है, याद है, जब बच्चा पैदा होता है तो एक स्ट्रिंग काटते हैं, वो स्ट्रिंग क्या होती है, अम्बिलिकल कॉर्ड। अम्बिलिकल कॉर्ड मतलब अब बच्चा मदर से क्या हो गया, सेपरेट हो गया, कनेक्शन को हमें काटना है। ठीक है, सो रोल ऑफ प्लेसेंटा, क्या होगा, nourishment to the fetus
entry of good materials excretion of waste matter excretion of waste matter and exchange of gases, मतलब वही ऑक्सीजन को अंदर लेना और CO2 को बाहर निकालना। तो मैं सिर्फ नाम लिख देती हूं, तो लॉजिक इज क्लियर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या होता है, ये जो प्लेसेंटा होता है, ये प्लेसेंटा खुद में एक बहुत पावरफुल एंडोक्राइन स्ट्रक्चर है। क्या है? एंडोक्राइन स्ट्रक्चर है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, शुड आई रब दिस, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। नीट में क्या, एम्स में क्या, जनरल नॉलेज आईएएस तक क्वेश्चन पूछे गए हैं कि प्लेसेंटा खुद में क्यों एंडोक्राइन स्ट्रक्चर है, क्योंकि वो अपने अंदर से बहुत सारे इंपॉर्टेंट हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है जो कि फीटस के डेवलपमेंट और फीटस के पार्चुरेशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। ठीक है, सो प्लेसेंटा इज इटसेल्फ an endocrine structure produces hormones। ठीक है, कौन से हॉर्मोन्स हैं, जैसे देखो, अब ये हार्मोन नॉर्मल फीमेल में नहीं पाए जाएंगे, उन्हीं में ही पाए जाएंगे जो प्रेग्नेंट है। ठीक है, जैसे HCG, HPL, प्रोजेस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन, ठीक है। फुल फॉर्म क्या है इसका? ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, गोनेडोट्रोपिन। ठीक है, इसका क्या है, यहां लिख देती हूं, जगह कम है तो, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना नोट डाउन करो, फिर आगे देखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हॉर्मोन्स इटसेल्फ प्लेसेंटा सिक्रीट करता है, जो कि फीमेल्स में क्या होगा, प्लेसेंटा को खुद तो डेवलप करने में मदद करेगा ही, उतना ही प्रेगनेंसी को क्या करेगा, सक्सेसफुल करेगा। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का पता है आपको कि जब लेडी प्रेग्नेंट होती है तो जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करता है, जिससे कि प्रेगनेंसी क्या हो जाए, सक्सेसफुल हो जाए, और अगर नहीं होती है तो कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट हो जाता है। ये वाली बात है। अब कौन सी बात आती है, देखो प्लेसेंटा से रिलेटेड हो गया, अब आएगा गेस्टेशन। गेस्टेशन मतलब 9 मंथ। इन 9 मंथ की ड्यूरेशन में कैसे एम्ब्रियो डेवलप करता है, व्हाट डू यू मीन बाय एम्ब्रियोजेनेसिस, क्या स्टेजेस आते हैं, ये हम लोग देखते हैं। शुड आई रब दिस? अच्छा, एक पॉइंट और है, ह्यूमंस में फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, एक्सटर्नल या इंटरनल? ऑब्वियसली इंटरनल, क्योंकि फर्टिलाइजेशन मदर की बॉडी के अंदर हो रहा है। और हम लोग किस टाइप के ऑर्गेनिज्म है, ओवो विविपेरस, विविपेरस या ओविपेरस? हम लोग एग ले नहीं करते हैं, हम लोग एग ले करने के बाद उसमें से यंग वंस नहीं निकलते, हम लोग डायरेक्टली यंग वंस को डिलीवर करते हैं। तो वी ह्यूमंस हैव इंटरनल फर्टिलाइजेशन विथ अ विविपेरस डेवलपमेंट। ठीक है, अब क्या है एम्ब्रियोजेनेसिस? एम्ब्रियोजेनेसिस मतलब डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, डेवलपमेंट ऑफ फीटस विद इन 9 मंथ्स ऑफ गेस्टेशन। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो मतलब एम्ब्रियो का बनना विद इन 9 मंथ्स ऑफ गेस्टेशन पीरियड। ऐसा नहीं है, कभी कभार रेयर केसेस में आपने देखा होगा फीमेल्स में प्री मैच्योर डिलीवरी हो जाती है, बच्चा 7वें 8वें महीने में बाहर आ जाता है, प्रॉब्लम नहीं होती है। कभी कभार कोई ऑर्गन पूरी तरह से डेवलप नहीं होता है, या बहुत से बच्चे होते हैं जो बहुत हेल्दी पैदा होते हैं। तो दिस
मंथ वेरी, पर यही होना चाहिए कि प्रॉपर 9 मंथ के बाद ही बेबी की क्या हो डिलीवरी, क्योंकि डेवलपमेंट क्या है उन पूरे 9 मंथ्स में ही होता है। डेवलपमेंट कैसे होगा, देखो जैसे जायगोट बना 4 से 5 दिन बाद वो इम्प्लांट हुआ, उसके 6 से 7 दिन बाद प्लेसेंटा बनता है। अच्छा अगर ये मैंने नहीं लिखा है तो लिख लो यहां पर, प्लेसेंटा फॉर्म्स आफ्टर 6 to 7 days ऑफ इम्प्लांटेशन। मतलब जब कंफर्म हो गई है प्रेगनेंसी तो अब क्या होगा, प्लेसेंटा फॉर्म होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद क्या है, जैसे फर्स्ट मंथ आया, सबसे पहला ऑर्गन जो एम्ब्रियो में डेवलप होता है वो होता है हार्ट। ठीक है, उसके बाद सेकेंड मंथ में लिम्स, हाथ पैर। ठीक है, फिर थर्ड मंथ में थोड़े थोड़े ऑर्गन्स बनना स्टार्ट होते हैं। ठीक है, फिर जैसे जैसे आप प्रोसीड करते जाओगे 9 मंथ तक और सारे डेवलपमेंट होंगे, बेबी का मूवमेंट होगा, मसल्स का फॉर्मेशन होगा, बोन्स का फॉर्मेशन होगा, आईलिड का फॉर्मेशन होगा, आई लैशेस का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो 9 मंथ तक ये क्या हो जाएंगे, आपके डेवलपमेंट हो जाएंगे। अब मान लो टाइम आया है पार्चुरेशन का, डिलीवरी का। ठीक है, तो इस डिलीवरी को मदर कैसे समझेगी, मदर एक रिफ्लेक्स के द्वारा समझेगी, जैसे फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स कहते हैं। फीटस अपने अंदर से क्या करता है, रिफ्लेक्स पैदा करता है, जो कि मदर के यूट्रस मसल्स को मैसेज देता है। मसल्स की यूट्रस मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होने लग जाती है, मदर को पेन स्टार्ट हो जाता है और मदर को लगता है कि अब चाइल्ड क्या हो रहा है, बाहर आने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो शुड आई रब दिस पोर्शन। पार्चुरेशन क्या है, बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में डिलीवरी ऑफ बेबी। पार्चुरेशन मतलब प्रोसेस ऑफ डिलीवरिंग ऑफ अ बेबी। Delivering of the baby out from the mother's body through vaginal opening। थ्रू वेजाइनल ओपनिंग। अब देखो क्या होता है, जैसे फीटस है, फीटस क्या करेगा, अपने अंदर से एक रिफ्लेक्स पैदा करेगा, एक सिग्नल पैदा करेगा, जिसको आप फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स कहोगे। इस समय पर क्या होता है, ये जो पार्चुरेशन का कॉन्सेप्ट होता है, ये एक न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम से क्या होता है, कोऑर्डिनेट होता है। मतलब ब्रेन भी करेगा और एंडोक्राइन सिस्टम भी करेगा। कौन से दो सिस्टम्स होंगे, वही हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी। भाई हाइपोथैलेमस आपके न्यूरॉन का मतलब नर्वस सिस्टम का पार्ट हो गया, और पिट्यूटरी एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट हो गया। तो इस समय पर क्या होता है कि जो आपका हाइपोथैलेमस है वो एंटीरियर पिट्यूटरी को बोलेगा कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन को रिलीज करो। ऑक्सीटोसिन हार्मोन आपके यूट्रस में क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, जिसकी वजह से क्या होगा, यूट्रस फैलेगा साइज में और बेबी क्या हो जाएगा, धीरे 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 बाहर आना स्टार्ट करेगा। सर्विक्स की मसल्स भी डायलेट होंगी। यूट्रस में खासकर जो मायोमेट्रियम है, जो सिर्फ और सिर्फ मसल्स की बनी हुई है, वो सबसे पहले कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करती है अलोंग विद द लेयर ऑफ एंडोमेट्रियम। ठीक है, तो अब क्या है, एंडोमेट्रियम चाहता है कि निकले। आपने देखा होगा जब बेबी बाहर आता है तो वो पूरा ब्लड से सना हुआ रहता है। वो ब्लड क्या होता है, एंडोमेट्रियम ही तो है जो उसको नरिशमेंट दे रहा था इतने टाइम से। अम्बिलिकल कॉर्ड बाहर आती है, एक नेवल स्ट्रिंग बाहर आती है, जो कि नर्स क्या कर देती है, काट देती है, कनेक्शन खत्म कर देती है अब मदर से। अब जो भी नरिशमेंट आएगा वो मदर से ही बच्चा लेगा, लेकिन बॉडी में रहकर नहीं लेगा, आउटसाइड द वर्ल्ड आकर लेगा। ठीक है, अब क्या है, ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या होगा,
रिलीज होगा जो कि यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शंस करेगा। तो वेजाइना इज अ बर्थ कैनाल और ऑक्सीटोसिन इज अ, अगर आप ऑक्सीटोसिन को नाम दो तो वो एक बर्थ गिविंग हार्मोन है, वो मदर को हेल्प करता है बेबी को अपने वेजाइनल ओपनिंग से बाहर निकालने में। ठीक है, तो क्या कहेंगे, इट इज अ न्यूरो एंडोक्राइन प्रोसीजर, एंडोक्राइन प्रोसीजर। ठीक है, कैरीड बाय फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, मतलब फीटस को भी सिग्नल मिल जाएगा बाहर निकलने के लिए और वो इंटर्न मदर को दे देगा। ठीक है, शुड आई रब दिस पोर्शन स्टूडेंट, शुड आई रब दिस? अब क्या होगा, इधर आ जाओ, इधर बात करते हैं। क्या कहेंगे, न्यूरो एंडोक्राइन प्रोसीजर मतलब हाइपोथैलेमस गिव सिग्नल to the anterior pituitary part of pituitary gland, portion of pituitary gland ठीक है, to produce and release oxytocin hormone to produce and release oxytocin hormone. This hormone produces, should I rub this portion students, should I rub this? This hormone produces, या this hormone causes, this hormone causes contractions in the uterine muscles, in the uterine muscles involving both myometrium and endometrium, and endometrium, ठीक है, followed by dilation of cervix and vagina। भाई उनकी ओपनिंग्स भी खुलेंगी तभी तो बच्चा बाहर आएगा। एंड वेजाइना, बेबी कम्स आउट। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बात रही पार्चुरेशन की। अब किसकी बात आती है, लैक्टेशन की। ठीक है, शुड आई रब दिस, शुड आई रब दिस पोर्शन, ये वाला हटा दूं स्टूडेंट्स। लैक्टेशन का मतलब क्या होता है, फीडिंग ऑन मदर्स मिल्क। सिंपल सी लाइन है, कोई बहुत ज्यादा कठिन, जो कठिन वाला पार्ट था वो तो कब का खत्म हो चुका है, जो बहुत ज्यादा लॉजिकली था तो वो छोटे छोटे टर्म से प्रैक्टिकली आप लोग भी जानते हैं। फीडिंग ऑन मदर्स मिल्क, और एटलीस्ट मदर को बच्चे के पैदा होने के बाद 6 मंथ तक उसको सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग या अपना मदर्स मिल्क पिलाना चाहिए। ठीक है, ऑन मदर्स मिल्क एटलीस्ट फॉर 6 मंथ्स। ठीक है, एटलीस्ट फॉर 6 मंथ्स। ठीक है, क्यों मदर का मिल्क इतना, मतलब बोलते ना कि ये एक वरदान है बच्चे के लिए, अगर बच्चा इसको पिएगा तो बहुत हेल्दी बनेगा, क्योंकि इस मिल्क में क्या होते हैं, हैज मिनरल्स, विटामिन्स और खासकर IgA एंटीबॉडीज, जो कि बच्चे में इम्यूनिटी पैदा करती है और उसको इन्फेक्शन से क्या करती है, बचाती है।
ठीक है स्टूडेंट्स, ये अब क्या होता है, ये आपका क्या थ्योरी पार्ट तो कवर अप हो गया चैप्टर का। अब हम लोग पीपीटी एक्सरसाइज देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा टॉपिक बताना चाहती हूं। शुड आई रब दिस? जब बच्चा पैदा होता है, चाहे वो लड़का है या लड़की है, उसका सेक्स कौन डिसाइड करता है? बहुत से लोगों को हमारे समाज में मिसकंसेप्शंस हैं कि बार बार लड़की जिसको पैदा हो रही है वो लेडी ठीक नहीं है। ये बहुत गलत कॉन्सेप्ट है। चाहे कोई भी पैदा हो, लड़की हो या लड़का हो, डजंट मैटर, ऑल आर इक्वल इन दिस वर्ल्ड। लेकिन अगर इस मिसकंसेप्शन को हटाना है तो इसकी नॉलेज होना बहुत जरूरी है कि सेक्स ऑफ द चाइल्ड इज डिसाइडेड ओनली बाय द फादर्स क्रोमोसोम। मेल अपना कौन सा सेक्स क्रोमोसोम दे रहा है रिप्रोडक्शन के टाइम पर, उससे बेबी का सेक्स डिसाइड होता है। देखो ये मैं आपको काफी पहले बता चुकी हूँ, भी बताना चाहूंगी। जैसे हम लोगों की बॉडी, वेदर फीमेल है या मेल है, हमारी बॉडी के हर सेल के अंदर, हर एक सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं जो कि 23 के पेयर में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जैसे 46 क्रोमोसोम्स हैं, जो कि क्या है 23 पेयर्स में प्रेजेंट है। 23 पेयर्स मतलब जो शुरू के 22 पेयर होंगे वो जनरल सोमेटिक सेल्स होंगे जिन्हें ऑटोजोम्स कहेंगे, और जो लास्ट का पेयर होगा वो सेक्स क्रोमोसोम का होगा। ठीक है, 23 पेयर, 22 पेयर्स जो हैं वो तो कहलाएंगे ऑटोजोम्स, और जो लास्ट का पेयर है मतलब 23rd वाला जो पेयर है वो होगा सेक्स क्रोमोसोम का। हमें इसकी डीप में नहीं जाना, लेकिन थोड़ा सा ये समझने के लिए देखना है कि अगर मेल है, फादर है, तो उसके पास क्या होंगे, मिसमैच्ड सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। मिसमैच्ड मतलब एक एक्स होगा एक वाई होगा, ठीक है ना, ऐसा कुछ होगा ना। ठीक है स्टूडेंट्स, और जो फीमेल होगी वो क्या होगी, मैच्ड क्रोमोसोम्स की होगी, एक्स एक्स, नॉट वाई वाई, एक्स एक्स। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, बात क्लियर हुई, बात समझ में आई। अब रिप्रोडक्शन के टाइम पर क्या होगा, एक क्रोमोसोम मदर देगी, एक क्रोमोसोम फादर देगा। अब मदर तो कुछ भी दे, हमेशा एक्स ही आएगा, लेकिन अगर फादर एक्स देगा तो गर्ल होगी। मदर ने सेकंड टाइम एक्स दिया, सेकंड टाइम फादर ने वाई दिया, तो बॉय होगा। आप खुद देखो ना, एक्स एक्स गर्ल है, एक्स वाई मेल है। ठीक है, तो सेक्स ऑफ द चाइल्ड डिटरमाइंड बाय द क्रोमोसोम्स ऑफ फादर। तो यहां लिख देती हूं सेक्स ऑफ चाइल्ड। सेक्स ऑफ चाइल्ड किससे डिसाइड होता है, बाय कौन सा क्रोमोसोम फादर दे रहा है, बाय फादर्स क्रोमोसोम। एंड इट इज नॉट इन द हैंड्स ऑफ मेल। रिप्रोडक्शन के टाइम पे मेल को थोड़ी पता है कि कौन सा क्रोमोसोम जा रहा है, तो इट इज एक्चुअली अ लक बाय चांस और नेचर्स डिसीजन। इसमें ना तो किसी की गलती है और ना ही ये कोई गलत चीज है, चाहे लड़का हो या लड़की हो, ऑल आर इक्वल इन दिस सोसाइटी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपकी थ्योरी वाला पार्ट खत्म होता है, इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग पीपीटी एक्सरसाइज देखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम लोग एनसीईआरटी की पीपीटी एक्सरसाइज देखेंगे, जिसमें करीबन अपने 20 से 21 क्वेश्चन है, और इतने अच्छे क्वेश्चन है कि आपका पूरा ह्यूमन रिप्रोडक्शन क्या है, रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, fill in the blanks. Human reproduce sexually. Humans are viviparous. Fertilization is internal. Male and female gametes are haploid. Zygote is diploid. The process of release of ovum from a mature follicle is called ovulation. Ovulation is induced by a hormone called LH, luteinizing hormone. Fusion of male and female gamete is called fertilization. Fertilization takes place in ampulla of fallopian tube. देखो पूरा रिवाइज हो गया। जाइगोट डिवाइड टू फॉर्म blastocyst which is implanted in uterus. The structure which provide vascular connection between fetus and uterus is called placenta. हो गया, देखो फटाफट पूरा रिवाइज हो गया। Draw a label diagram of male reproductive system बनाइए।
बनाना फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का भी। राइट टू मेजर फंक्शन ईच ऑफ टेस्टिस एंड ओवरीज, क्या फंक्शन है? टेस्टिस का स्पर्म बनाना, हार्मोन्स बनाना, ओवरी का ओवा बनाना और हार्मोन्स बनाना। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ अ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। स्टूडेंट्स इसको सही कर लो स्पेलिंग को, इट इज ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का क्या स्ट्रक्चर है कि भाई एक लॉन्ग एलोंगेटेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो हर एक टेस्टिस के टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स में होता है, 1 से 3 नंबर का होता है। इसमें इंटरनल मेल जर्म सेल्स होते हैं, सर्टोली सेल्स की लाइनिंग होती है, लेडिक सेल्स होते हैं जो कि एंड्रोजन्स प्रोड्यूस करते हैं, स्पर्म प्रोड्यूस होता है, सर्टोली सेल नरिशमेंट देते हैं। तो ये सारा कुछ आपको लिखना है। व्हाट इज स्पर्मेटोजेनेसिस? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म बाय टेस्टिस। डिस्क्राइब ब्रीफली द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, पूरा देखना है। स्पर्मेटोगोनियास, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटिड्स और स्पर्म। नेम द हॉर्मोन्स इन्वॉल्व्ड इन रेगुलेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, LH एंड FSH, पूरा लिखा रखा है, उसको नोट डाउन करना है। डिफाइंड स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मिएशन। स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? स्पर्मेटिड्स का कन्वर्जन स्पर्म्स में, और स्पर्मिएशन मतलब टेस्टिस से स्पर्म्स का रिलीज कर दो। ड्रॉ अ लेवल डायग्राम ऑफ स्पर्म, हेड बनाओ, नेक बनाओ, बॉडी बनाओ, टेल बनाओ, और पूरे को डिफाइन करके डायग्राम भी बनाओ। व्हाट आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ सेमाइनल प्लाज्मा? क्या क्या होगा? फ्लूइड होगा, ठीक है, आपका एंजाइम्स है, फ्रक्टोज है और सारे सिक्रीशंस है ग्लैंड्स के नेम्ड एज काउपर्स ग्लैंड और बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, सेमाइनल वेसिकल और प्रोस्ट्रेट ग्लैंड रिस्पेक्टिवली। व्हाट आर द मेजर फंक्शंस ऑफ मेल एसेसरी डक्ट्स एंड ग्लैंड्स? क्या है? स्पर्म को मोटिलिटी देना, इजी वे में मूवमेंट कराना और उनको अलाइव रखना फीमेल की बॉडी में। व्हाट इज oogenesis? गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ oogenesis। वही है आपका प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी ओवा बनना, फिर सारे फॉलिकल्स बनना, ग्राफियन फॉलिकल्स तक आपको पूरा डिफाइन करना है। लेवल डायग्राम ऑफ अ सेक्शन थ्रू ओवरी, दैट इज ओवरी में क्या करना आप लोग, ये जो डायग्राम है ना ओवरी और ग्राफियन फॉलिकल दोनों का क्वेश्चन, इसको पूरा एक ही बना देना। एक ओवा बनाना, सारी लेयर्स बनाना, ग्राफियन फॉलिकल को शो करना, फिर जोना पेल्यूसिडा, आपका कोरोना रेडिएटा, विटिलाइन मेम्ब्रेन, ऊ प्लाज्मा, ये पूरा एक साथ आप मतलब एक पूरा सर्कल फॉर्म में ओवरी बना के दोनों क्वेश्चंस को एक ही डायग्राम में शो कर देना, ठीक है। नेम द फंक्शन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम, इनिशिएट प्रेगनेंसी, सपोर्ट प्रेगनेंसी, एंडोमेट्रियम, यूट्रस की एंडोमेट्रियम मेंस्ट्रुअल साइकिल में हेल्प करती है, प्रेगनेंसी में हेल्प करती है। एक्रोसोम, एंजाइम्स जो कि ओवा की लेयर को काटने में और स्पर्म को पेनिट्रेट करने में मदद करते हैं। स्पर्म टेल, मोटिलिटी, फिम्ब्रिया कैच द ओवा बाय द ओव्यूलेशन या ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन प्रोसीडेड बाय द ओवरी। ट्रू और फॉल्स? एंड्रोजन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय सर्टोली सेल्स, नो, बाय लेडिक सेल्स। Spermatozoa get nutrition from Sertoli cells, yes. Leydig cells found in ovary, no. Leydig cell synthesis androgen, yes. Oogenesis takes place in corpus luteum, no. Menstrual cycle ceases during pregnancy, yes, रुक जाती है क्योंकि जो एंडोमेट्रियम का ब्लड है वो बॉडी से बाहर नहीं निकलना चाहिए, वो नरिशमेंट के लिए जब तक लेडी प्रेग्नेंट होती है उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल मंथली नहीं आती है। Presence or absence of hymen is not a reliable indicator of virginity or sexual experience, no. ऐसा जरूरी नहीं है कि फीमेल की वेजाइना की हाइमन फर्स्ट टाइम सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम ब्रेक हो, साइक्लिंग की वजह से, एक्सेसिव एक्सरसाइज की वजह से, किसी भी वजह से फीमेल में हाइमन ब्रेक हो सकती है, तो इट इज अ फॉल्स। व्हाट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल, विच हार्मोन रेगुलेट मेंस्ट्रुअल साइकिल, पूरा लिखना है, ठीक है। LH, FSH, प्रोजेस्टेरोन, ईस्ट्रोजन और पूरी साइकिल को डिफाइन करना है। मेंस्ट्रुएशन पीरियड, फॉलिकुलर फेज, ल्यूटेल फेज, पूरा। व्हाट इज पार्चुरेशन, विच हार्मोन आर इन, अभी बढ़ाया मैंने, ये पूरा लिखना है आपको। In our society, the women are often blamed for giving birth to daughters. The same thing I have discussed just before 5 minutes. Can you explain why that is not correct? क्योंकि फीमेल सेक्स को डिसाइड कर ही नहीं सकती है, उसके पास तो मैच्ड क्रोमोसोम्स हैं, मेल के पास मिसमैच्ड होते हैं, तो अगर X आया तो फीमेल पैदा हो जाएगी, गर्ल चाइल्ड, Y आया तो मेल। तो you cannot blame mothers to determine the sex of the child. It is the father who determines the sex of the child. How many eggs are released by a human ovary in a month? एक. How many eggs do you think you have been released if the mother gave birth to identical 2 by each ovary? Would you answer change the twins born but fraternal? ठीक है students.
हाउ मेनी एग्स डू यू थिंक वर रिलीज्ड बाय अ ओवरी ऑफ अ फीमेल डॉग विच गेव बर्थ टू 6 पपीज। देखो ऐसा जरूरी नहीं है, यहां पर जो डॉग की कंडीशन में क्या है कि जैसे एक ओवा आया, अब ओवा क्या करेगा, मल्टीपल डिवीजन करके अपने आप को पार्टीशन में कन्वर्ट कर देगा। या दूसरी सिचुएशन ऐसा हो सकती है कि जो डॉग की ओवरी हो रही है वो एक साथ 6 के 6 ओवा क्या कर देती है, रिलीज कर देती है। ठीक है, दिस इज द एंड ऑफ योर चैप्टर स्टूडेंट्स। आज का चैप्टर यहीं ओवर होता है। ये चैप्टर मुझे तो नहीं लगता, देखो चैप्टर आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको कठिन मान रहे हो या सिंपल मान रहे हो। चैप्टर हर कोई सिंपल है, प्रैक्टिकल है, आपको सिर्फ एक लॉजिक ध्यान में रखना है। भाई ह्यूमन रिप्रोडक्शन, तो इमेज चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले ही बननी चाहिए कि क्या बोल रहा हूं, क्या बोल रही हूं, क्या देख रही हूं, क्या डायग्राम है। बायो अगर आपको इजी बनानी है, क्योंकि बायो देखो लेंदी बहुत होती है, बायो इज इजी बट इट इज वेरी मच लेंदी, बड़ी बहुत है। ठीक है, बहुत सारे पेजेस है, बहुत कुछ पढ़ना रहता है। फिजिक्स केमिस्ट्री में तो क्या कॉन्सेप्ट लगा सकते हो, तो क्या बायो में कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते? यस यू कैन। तो आप क्या करो, लॉजिक समझो, जैसे डायग्राम बना हुआ है तो ध्यान से देखो क्या टेस्टीज है, क्या ओवरीज है, तो वहीं पर ही आपके दिमाग में क्या बहुत सारी चीजें रिवाइज हो जाएंगी। तो आपको क्या लगेगा, अरे हो गया ह्यूमन रिप्रोडक्शन। अब आप दिन डिसाइड करोगे कि सुबह 5 बजे उठ के मैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ूंगा, तो ये तो कोई टाइम टेबल भी नहीं है और ना ही आप मैनेजमेंट से बायो को कवर कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, इसी का ही लास्ट चैप्टर कंप्लीट करेंगे, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो ये यूनिट हम लोग एक साथ उठाकर पूरी तरीके से कंप्लीट करेंगे। उस चैप्टर को कवर अप होने के बाद हमारे पास यूनिट बचती है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन में। तो इवोल्यूशन हो चुका है, तो जेनेटिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी तो इस चैप्टर के बाद देख लेंगे, जो भी उठाएंगे। अगर बायोटेक उठाया तो पूरा एक साथ ही बायोटेक उठाएंगे, नहीं तो जेनेटिक्स। तो आपके 12th में ज्यादा सिलेबस नहीं है, टोटल रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी समझ लो कवर अप होगा, तो 4 चैप्टर्स बाकी हैं, लेकिन वो बहुत बड़े और लेंदी हैं। ठीक है, तो अगले लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।